हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। जैसा कि पिछले वीडियोस में और देख चुके हैं कि पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि संघवाद क्या है, दूसरे में हमने देखा कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। अगर हम इनकी बराबरी करें तो श्रीलंका और बेल्जियम जैसे देश जो इतने छोटे हैं मानचित्र पर, उनके में बहुत सारी विविधताएं हैं। तो अगर हम भारत जैसे देश की बात करें जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी जो भाषाएं हैं, जो रिलीजन हैं, कल्चर हैं, तो ऐसे देश में क्या किया जाए। हालांकि हमें आज़ादी के बाद एक बहुत ही दुखद विभाजन से गुजरना पड़ा और जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय राज्यों को एक संघ घोषित किया गया कि ये क्या है, एक लेवल है, एक फेडरलिज्म है जिनमें कि लेकिन हमारे यहाँ जो संघ व्यवस्था है उसका कोई एक शब्द यूज़ नहीं किया गया कि भारतीय संघ का गठन ऐसा कुछ, लेकिन विशेषताएं उसमें वही डाली गई। अब संघीय व्यवस्था जो है इसमें हमने पिछले पेज में देखा कि 7 विशेषताएं हैं। इन 7 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि इसमें स्तर होने चाहिए, लेवल होने चाहिए। और जैसा हम भारत में देखते हैं, भारत की व्यवस्था में, कि भारत की शासन व्यवस्था जो है वो लेवल में डिवाइडेड है। जैसे पहला लेवल जो है वो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और फिर बाद में इसमें न्यायपालिका, नगर पालिका या फिर पंचायतों को भी जोड़ दिया गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। और देखा गया कि भारत में भी जब संविधान में जब ये संघ व्यवस्था को जोड़ा गया तो उसमें भी सबके अधिकार, वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर पंचायत नगर पालिका हो, सबके जो पावर्स हैं, जो अधिकार हैं, वो अलग अलग बांट दिए गए। अगर हम देखें तो ये जो संघ सूचियां हैं इनमें कुछ इस तरीके से विभाजन किया गया है शक्तियों का। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय हित के विषय पूरे देश के लिए इन मामलों में एक नीति की जरूरत है। इसी कारण इन्हें संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो जो सबसे पहली सूची बनी उसे यूनियन टेरिटरी कहा गया और इसमें ज़्यादातर वो मामले जोड़े गए जो पूरी तरीके से राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर करते हैं। राज्य सूची, स्टेट जो लिस्ट थी, उसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय को जोड़ा गया। तीसरा आता है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय जोड़े गए। केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी भी दिलचस्पी इसमें लेती है। समवर्ती सूची, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। तो पहली सूची बनाई गई संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार हैं। दूसरी बनाई गई राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकारों के अधिकार हैं। और तीसरी बनाई गई हमारी समवर्ती सूची, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारों को जोड़ा गया है। यहाँ एक सवाल उठता है कि इनमें से किसी सूची में नहीं आने वाले जो विषय हैं उनको कहाँ डाला जाएगा, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे संविधान में बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार में चले जाते हैं। मान लीजिए हमें इन जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इन सूचियों में वो विषय हमें नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए, तो अपने आप हमें समझ देना चाहिए कि ऐसे विषय केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं के साथ इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। ये हमारी समझ की बात है कि अगर केंद्र में सरकार है और वो पूरे सारे देश की देखरेख कर रही है, शासन व्यवस्था संभाल रही है, तो उसके पास जो अधिकार हैं वो ज़्यादा रहेंगे बजाय कि राज्य सरकारों के। तो कुछ ऐसा ही हमारे देश में भी होता है कि जो भारतीय संघ के राज्य सरकारें हैं उनके पास जो पावर्स हैं, जो अधिकार हैं, वो थोड़े कम हैं, और जो केंद्रीय जो सरकार है उसके पास जो अधिकार हैं, जो पावर हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार इसीलिए नहीं मिल पाए हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम।
अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे 371 के विषय में विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, सरकारी सेवाओं में अधिमान्य, रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी होती है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने अधिकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली इलाके इसी कोटि में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। आपने सुना होगा कि हमारे पास 28 स्टेट्स और जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये उन्हीं यूनियन टेरिटरीज केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों की बात की जा रही है कि जिन्हें ना तो किसी स्टेट में विलीन किया जा सकता है और ना ही उन्हें अलग स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्हें केंद्र के अंदर विषय में डाल दिया गया है। सारा अधिकार वहां पर केंद्र शासन का आ जाता है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। मतलब इसके बारे में जो पावर डिवीजन है, इसमें हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है। जो विषय उसमें केंद्र में दिए हैं वो केंद्र संभालती है और जो राज्य सरकारों के विषय दिए हैं वो राज्य सरकारें संभालती हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, किसी बिल में मंजूरी चाहते हैं या उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं या नया कानून लाना चाहते हैं, तो ये अकेले संसद में बैठ के नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको दोनों जो संसद के जो 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों में कम से कम 2/3 बहुमत मंजूर होना चाहिए, तब जाकर वो बिल पास किया जाएगा। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है और उसके बाद 2/3 जो आपका संसद है, राज्यसभा और लोकसभा, वहां पर मंजूरी। उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की, 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्यों में की विधानसभाओं में उसे मंजूर कराना होता है, तब जाके आप कोई नया प्रावधान बना सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कई बार ऐसा होता है यूनियन जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र और राज्य की सरकारें आपस में किसी विषय को लेकर अगर उनमें मतभेद होता है तो उसको कौन निपटारा करता है? सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सरकार चलाने वाले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं और ये सारे काम करने के लिए उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे सरकारों को, इसलिए वो जो हमारे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उनको टैक्स देती है और ये कलेक्शन करना हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हित में है और ये अधिकार उनको संविधान देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में संघीय व्यवस्था के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।